हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग स्टडीज़ अच्छी कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी मैं जैसे वे ऑफ टीचिंग मेरा है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स हम लोग क्लियर करते चलते हैं। साथ में हम लोगों का जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर मैं एक टेस्ट सीरीज़ बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो वो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगी। अगर आप हो सके तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो टेस्ट सीरीज़ अब मैं बनाने जा रही हूँ वो टेस्ट सीरीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो आपको हेल्प करेगी ही, हेल्पफुल रहेगी, प्लस साथ में आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी आपको वो हेल्प करेगी। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग नया चैप्टर, अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू हम अभी केमिस्ट्री में ही कर रहे हैं, तो हम चैप्टर देखेंगे 8। चैप्टर 8 जो है वो भी किस पे है? पी ब्लॉक पे ही है। पी ब्लॉक में क्या थे? हमारा पी ब्लॉक 1 जो था वो 7 चैप्टर था, जिसमें हमने 15 और 16 ग्रुप के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पी ब्लॉक में ही 17 और 18 के बारे में। 17 ग्रुप को क्या बोला जाता है देखते हैं हम आगे। 17 ग्रुप, ठीक है। 17 ग्रुप जो है इसको बोला जाता है हैलोजन फैमिली, ठीक है। हैलोजन फैमिली क्यों बोला जाता है? इसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, हेलो वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है सॉल्ट। जेन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या करें? सॉल्ट फॉर्म करें। जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली को नाइट्रोजन्स कहा था, उसको 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस कहा था। ऐसे ही 17 ग्रुप को क्या कहेंगे हम? हेलोजेंस। हेलोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं या बेसिकली सॉल्ट फॉर्म में मिलते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। अब 17 ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें फ्लोरीन जो है, अगर इसका देखें एटॉमिक नंबर मास 9 होता है। क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन 53, एस्टेटाइन 85। ये होते हैं क्या? इनके एटॉमिक मास। अब इसी पे बेस्ड हम आगे स्टडी करते हैं। 17 ग्रुप को मैंने बताया हैलोजन कहते हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड है। टोटल इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। अब इनके नंबर हमने लिख दिए हैं, इसके बेसिस पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा अकरेंस। अकरेंस मतलब कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। अकरेंस कहाँ रहता है इनका? जैसे कि अगर हम देखें फ्लोरीन का ही यहीं पे मैं बता देती हूँ। फ्लोरीन जो होता है वो जनरली कैरोलाइट के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये जनरली क्या होंगे? जितने भी हैं ये एलिमेंट्स, ये पाए जाते हैं मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स के फॉर्म में बोल सकते हो आप, या कंबाइन फॉर्म में। कंबाइन फॉर्म मतलब मैंने आपको बताया था 2 स्टेट होती हैं, एक नेटिव स्टेट होती है, फ्री स्टेट होती है, और एक कंबाइन स्टेट होती है। तो ये कैसे फॉर्म में पाए जाएंगे? कंबाइन स्टेट में मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। कैरोलाइट क्या है? कैरोलाइट भी एक क्या है? आप बोल सकते हो मिनरल है या फिर ओर है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na3Al(F2), ठीक है। ये क्या है? कैरोलाइट है। फ्लोरस्पर के फॉर्म में भी पाया जाता है जो आपका फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरस्पर का फॉर्मूला होता है CaF2। इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन जो रहता है, क्लोराइड अगर हम देखें तो NaCl के फॉर्म में, मतलब ये रॉक सॉल्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब रॉक सॉल्ट आपको पता ही होगा, NaCl या जो काला नमक होता है उसको बोला जाता है। फिर ब्रोमीन जो है ये सी वाटर में पाया जाता है। सी वाटर में किस फॉर्म में पाया जाएगा? एक और चीज़ है, ये जो क्लोरीन है ये हॉर्न के फॉर्म में भी, हॉर्न सॉल्ट के फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सी वाटर जो है, सी वाटर में ये मिलेगा आपको KBr के फॉर्म में, इस तरीके से। फिर इसके बाद आयोडीन जो है, आयोडीन आपको मिलता है चाइल्ड साल्ट पिटर के फॉर्म में, मतलब इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। इसके साथ ये पाया जाता है। NaNO3 को बोला जाता है चाइल्ड सॉल्ट पिटर, इसके साथ ये पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़, नाइट्रोजन फैमिली
फॉस्फोरस फैमिली, उसमें जो भी नाइट्रोजन फैमिली जो थी 15 ग्रुप और 16 ग्रुप, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको कवर अप करा दिया है। कोई भी चीज़ अगर छूट गई है या आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इसमें अब हम जो पढ़ने वाले हैं 17 ग्रुप और 18 ग्रुप, इसमें भी मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपके जो बेसिक्स वगैरह अगर क्लियर नहीं है तो उसको मैं क्लियर करती चलूँगी। साथ में जो ऑब्जेक्टिव वाइज है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है उसके बेसिस या उससे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ इनके आप नोट्स बनाते चलें तो बेस्ट रहेगा। आगे देखते हैं। एस्ट्रेटाइन जो रहता है ये जो है ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जनरली फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ये था क्या आपका 17 ग्रुप का अकरेंस, मतलब कहाँ कहाँ कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब आ गया हमारा क्या प्रॉपर्टीज़, मतलब क्लोरीन जो है 17 ग्रुप है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है NH2NP5। NH2NP5 मतलब लास्ट शेल में S शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और NP5 मतलब उसके लास्ट वाली शेल में P ऑर्बिटल में रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखते हैं हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, दोनों चीज़ बोली जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो -1 ही शो करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये +1 भी शो करते हैं। अब ये होता कैसे है, एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्या होता है मैम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। वैसे तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे निकाला जाता है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, 11th का टॉपिक है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन और आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस ऑक्सीडेशन 11th में नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे आपको आज क्लियर कर देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका अगर देखें तो ये -1 मोस्टली नेगेटिव ही शो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लोरीन है नेगेटिव लिखा जाता है, क्लोरीन है नेगेटिव लिखा जाता है, Br है ये भी नेगेटिव लिखा जाता है, आयोडीन है ये भी हमेशा, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नेगेटिव फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मतलब -1 का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अपनी ऑक्टेट होती है या शेल होती है, ठीक है, किसकी, एटम की, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या है आपका एटम की क्या होगी, ऑक्टेट होगी या क्या होगी, शेल को कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाती है, उनके अंदर आती है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए ही ये क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्शन किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए, पहली चीज़। तो इस चीज़ मतलब इस कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, स्टेबल करते हैं। और स्टेबल किस चीज़ से करते हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब दोनों में क्या होता है, एनर्जी लगती है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है या किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर आना है किसी भी शेल में, इस तरीके की शेल्स होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर जाना है या इलेक्ट्रॉन को अंदर आना है, गेन करना है, तो उसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। वो भी 2 टाइप की होती है एनर्जी, वो हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट में क्या होता है वो दोनों एनर्जी के बारे में। अच्छा बता ही देती हूँ मैं, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, मतलब हमें ऑक्टेट को कंप्लीट कराना है और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस एनर्जी को बोला जाता है, ये बेसिक टॉपिक है 11th के हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा और उसमें जितनी एनर्जी लगेगी तो वो क्या कहलाएगी? आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी, एनर्जी या एंथैल्पी भी आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना है, तो कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो एनर्जी होती है, ठीक है। एंथैल्पी ये क्या होगी? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या गेन, ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है इसी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक हैं, 11th के कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये आपके अभी क्लियर नहीं है और भी कोई टॉपिक ऐसा आपको लगता है कि जो क्लियर नहीं है, या कोई भी ऐसी टर्म आ रही है जो आपको लगता है क्लियर नहीं है, बेसिक 11th से रिलेटेड है, तो आप मुझसे क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एनर्जीज होती हैं, इन दोनों एनर्जीज का यूज़ एटम या एलिमेंट करता है किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, और वो स्टेबिलिटी इनको इन एनर्जीज के थ्रू मिलती है और उससे इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव नेगेटिव हमारा डिसाइड होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम कि हम ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे थे, तो ये क्या करता है? मोस्टली -1, मतलब ये क्या करता है? अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या शेल को कंप्लीट करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। अब क्यों लेता है वो भी देख लेते हैं, और साथ में ये +1 तो हो गया, +3, +5, +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। मतलब मोस्टली ये हमेशा क्या होगा? -1 में रहेगा, लेकिन +1, +3, +5 और +7 कब देगा? ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी दे रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर रहा है। जब लूज होता है तो पॉजिटिव का सिंबल आता है, जब गेन होता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव का सिंबल आता है, ठीक है। मतलब जब ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई भी एटम या एलिमेंट, और अगर वो अपनी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये जो रहेगा +1 से लेकर +3 तक, ये जनरली क्या करते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब अपने ही ग्रुप में, अपने ही ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ कंपाउंड बना लेना, बॉन्ड बना लेना। मतलब जैसे कि CF3 हो गया, ठीक है, IF5 हो गया, आयोडीन पेंटा फ्लोराइड, इसका बोलेंगे आप, इसको बोल सकते हो फ्लोरीन ट्राई क्लोराइड, इस तरीके से। मतलब आपस में ही ये लोग क्या कर लेते हैं? बॉन्ड की शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसा आपने बहुत रेयर देखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहा जाए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हैलोजन ग्रुप में ही पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा अपने साथ ही कंपाउंड्स बनाते हैं, अपने साथ ही बॉन्ड्स बना लेते हैं, एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती कैसे है। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का नंबर कितना है? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा? 1s2 2s2 2p5, ठीक है। लास्ट वाली शेल में मैंने बताया NH2 NP5, N का मतलब होता है 1 2, यहाँ N का मतलब होता है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी शेल हो सकती है। और S हमेशा आप याद रखिएगा, S में आपको पता है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये भी बता देती हूँ। S जो ऑर्बिट होता है, S ऑर्बिट, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। P ऑर्बिट में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D ऑर्बिट में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
एफ ऑर्बिट में हमेशा 4 ही ऑर्बिट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये तो आपने बेसिक्स पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे तो हमारी पी शेल में मैक्सिमम 6 आते हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं 5। लास्ट वाली शेल में हमें कितने मिल रहे हैं 5। अब इनको क्या करते हैं हम बॉक्स में लिखते हैं, मतलब इनको लिखा जाता है किसमें, ग्राउंड स्टेट में। हाइब्रिडाइजेशन हुंस रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से शेल्स बनाई जाती हैं। ये इस तरीके से 1s ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। 2s लिखेंगे हम, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। p में कितने आते हैं, 3 ऑर्बिटल रहते हैं इस तरीके से, 1s यहाँ पे सॉरी 2p x होता है, 2p y होता है और 2p z। इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। आपने अगर इसमें पढ़ा हो ऑर्बिट्स में, इसमें आगे और बता देती हूँ मैं, जैसे कि ये इसमें हमेशा सिंगल बॉक्स बनता है, इसमें 3 ऑर्बिट बनते हैं, 6 है तो, और इसमें x लिखा जाता है, इसमें y, इसमें z। d वाले में जो लिखा जाता है 10 होते हैं, px py pz एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। वैसे ही f का आता है, मैं आगे बताती चलूँगी आपको, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो अभी हम पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हमने क्या करा, फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का नंबर 9 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। लास्ट वाली शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p में 5 हैं और s में सिर्फ ये लास्ट वाली शेल देखी जाती है, ठीक है। s और p ये देखा जाएगा, ये आगे वाली से हमें कोई मतलब नहीं रहता, इतना हम लोग नहीं बनाते हैं ना ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर रहती है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो आउटर वाली रहती है वो हमें उसको देखना है। तो px py pz। अब इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर देते हैं पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। कितने हो गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला है, ठीक है। p के बाद यहाँ पे आता है 3s 3p और फिर 4s 4d। इस तरीके से ये चलती जाती है। अगर ये आगे नंबर होता बड़ा तो हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नंबर या पावर जैसे आप लगाते हो वो लगाते जाते हैं, पर ये अभी हमारे पास नहीं है तो इसको आप भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इसको होना है स्टेबल। जब तक सिंगल रहेगा तब तक स्टेबल नहीं रहेगा, और जैसे ही ये निकलेगा या फिर इसके साथ कोई पेयरिंग कर लेगा, बाहर से आ जाएगा, तो अब वो क्या हो जाएगा स्टेबल। तो ये क्या करता है, इसको निकालने के लिए फ्लोरीन को अपनी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कंपेयर टू उसको लेने में। तो ये क्या करता है, जनरली बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो उसके कंपैरिजन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने में कितनी एनर्जी लगेगी, बहुत कम। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या करता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है इसकी किसी और दूसरे एटम्स के साथ, और खुद कैसा हो जाता है स्टेबल। इसीलिए इसके ऊपर हमेशा क्या आता है, फ्लोरीन हो गया या जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स जो रहेंगे, क्योंकि इनका लास्ट शेल में क्या हो रहा है 5 आ रहा है। 5 मतलब ऑड नंबर है, इसको स्टेबल होने के लिए कैसा चाहिए, नोबल होना चाहिए, सॉरी इवन होना चाहिए। तो इवन होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। सारे एलिमेंट्स हमेशा नेगेटिव रहते हैं और ये याद रखिएगा, नेगेटिव और ये पूरा ग्रुप ही पूरा कहा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप कहलाता है। तो ये हुआ क्या, फ्लोरीन का। अब ये आपको इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये +3 +5 या +7 कैसे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कहलाएगी, ये नॉर्मली मैंने इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में जिसको लिखा जाता है। ग्राउंड स्टेट मतलब जिसमें ना ही नॉर्मल है, ना ही एनर्जी लग रही है निकालने में, ना ही एनर्जी दी जा रही है। इसके बाद दूसरी जो स्टेट आती है वो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। वो क्या होती है वो देखते हैं। तो ये क्या करेगा, +1 यहाँ से इसने हो गया आपका। अगर ये निकाल देगा तो वहाँ +1 होगा, लेकिन ये हमेशा लेता है इसलिए -1। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्लोरीन का 17, ठीक है। इसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 पूरा लिखेंगे क्योंकि हमें कितना चाहिए 17 नंबर चाहिए, पावर उसके अकॉर्डिंग। फिर 3s2 3p
5, ठीक है। अब ये हो गया आपका कितना 5 6 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। लास्ट वाली शेल का ही बनाते हैं हम। ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में लिख के देखेंगे तो कैसा लिखा आएगा। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब वो स्टेट जब उसको एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन देने में, निकालने में या लेने में, बस सिंपल एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम एक्साइटेड स्टेट को कैसे लिख सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट में मतलब अब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ क्या होगा, एनर्जी यहाँ से निकाली जाएगी, क्योंकि हमें क्या देखना है +3 +5 +7 कैसे आया ये देखना है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिख लेंगे, तो कैसे लिख लेंगे, ये हमने 3s बना लिया, ये हमारा 3p, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आगे शेल रहेगी। आगे शेल क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 4s, उसके बाद आता है 3d आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक मास बढ़ रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास छोटा था और साइज़ भी छोटा था, ठीक है। इसके कारण क्या था, उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं था। हमने फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p5 लिखा था। इसके बाद आता है 3s और 3p शुरू हो जाता है, d नहीं आ रहा यहाँ पे कहीं पे भी। इट मीन्स फ्लोरीन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं है। याद रखिए फ्लोरीन के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप बढ़ते जाएंगे, मास बढ़ेगा, नंबर बढ़ रहा है, 9 के बाद 17 35 53 85, साइज बढ़ रहा है एटम का साइज बढ़ेगा तो शेल्स बढ़ेंगी तो उसमें ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल बढ़ेगा यहाँ पे, डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना ही बेसिस करता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर पे, जनरली पॉजिटिव पे डिपेंड करता है। तो जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है, इनमें लास्ट वाली शेल जो रहेगी वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। इसी कारण 3 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव या 7 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ये लोग शो करते हैं, ठीक है। अब इनका हमें देखना क्या था, हमें देखना था एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास डी ऑर्बिटल आ गया। डी ऑर्बिटल में टोटल ब्लॉक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, लेकिन भरे कितने जाते हैं, 10 पेयरिंग के फॉर्म में, 2 करके, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के एनर्जी से वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण, जब खाली पड़ी है शेल, कमरा खाली है, तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों सोएं, हम तो जाके हमारे सेपरेट रूम में सोएंगे। तो बस हमने उठ के अपनी शेल, अपना घर बदल लिया, आगे की शेल में हम शिफ्ट हो गए और फ्रीली अपने आराम से बैठ गए। तो यहाँ से शेल से उठ के वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे ये सिंगल हो गया। अब कितना हो गया, 1 2 3 कितने हो गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी 1 2 ये पेयरिंग में है, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, 3 पॉजिटिव। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये क्या कर, ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा ये निकाल देगा, उसमें एनर्जी इसको कम लगेगी एज कम्पेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने में। इसलिए क्या होगा, ये 3 पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखते हैं एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, ठीक है, इसको और एक्साइटेड किया, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, मतलब हमने इसको और आगे एनर्जी दी। और एनर्जी देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम एक और शेल बना लेते हैं, डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 3s है, यहाँ 3p और ये हो गया d, आपका d ऑर्बिटल है, ठीक है। d शेल कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे हमारा सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है। अब इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे भी, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल के अपने घर में आराम से बैठ जाएगा दूसरे रूम में। 1 2 3 4 5, मतलब ये भी क्या हो गए, मतलब अब अनपेयर्ड हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेयर्ड। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स
निकाल देगा। इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, तो +5 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड आएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वही बॉक्स बनाएंगे हम, लास्ट वाली शेल। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे s वाले ऑर्बिट में, सिंगल सिंगल, ये 2 ऑलरेडी। अब आगे वाली शेल से ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये निकलेगा और ये यहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे +7। ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेता तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगती, एज़ कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको निकालने में नहीं लगेगी। तो इस बेसिस पे ये +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आई होप आपको एक्साइटेड स्टेट समझ में आ गई हो। फिर भी अगर नहीं आता है, आपको क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं उसको अगेन एक बार अलग से वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूँगी। इसके लिए आपको बेसिकली 11th का चैप्टर भी पढ़ना होगा। 11th के आप हाइब्रिडाइजेशन करके एक चैप्टर है, और आपका जो हुंड्स रूल वगैरह है चैप्टर 3 या 4 करके, तो चैप्टर 3 4 5 ये सारे चैप्टर्स आप एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको ये एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारे 11th के शुरू के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ही दिया हुआ है। तो आप वो पढ़ लोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, अब आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमने 2 चीज़ें देख ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड देखते हैं फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, अब फ्लोरीन और क्लोरीन जो है फिज़िकल स्टेट में गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। आयोडीन जो है वोलेटाइल का मतलब तो पता होगा, वोलेटाइल सॉलिड होता है। वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स फॉर्म होती हैं, नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती। आयोडीन पता है ना कहाँ होता है, नमक मतलब आप बोल सकते हो, जिसकी वेपर्स फॉर्म हो जाती हैं। एस्टेटाइन का अभी तक कुछ पता नहीं है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, फोर्थ आते हैं मेटेलिक नेचर। तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों एलिमेंट जो रहते हैं ये होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, और बाकी के 2 एलिमेंट जो होते हैं आयोडीन और एस्टेटाइन, ये होते हैं आपके मेटल। ठीक है, इसके बाद 5th आते हैं कलर पे। ये कौन से कलर्स शो करते हैं, ये जनरली कलर शो करते हैं, इसलिए कलर्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्लोरीन जो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन का तो है नहीं। फ्लोरीन जो है येलो कलर का होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो होती है। इसके बाद ब्रोमीन जो है डार्क ब्राउन होती है। ठीक है, और आयोडीन जो है डार्क पर्पल होती है। ठीक है, ये इनके कलर्स हैं, ये कलर्स भी शो करते हैं। 6th आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता ही होगी। तो ये सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन। पूरे पीरियडिक टेबल में अगर आप देखो, मतलब पूरा पीरियडिक टेबल उठा के देख लो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, तो फ्लोरीन। लेकिन अलोंग द ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा, क्लोरीन। मतलब पूरे ग्रुप में देखा जाए तो क्लोरीन होता है, पूरे पीरियडिक टेबल में देखा जाए तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसके बाद 7th आते हैं एनामोलस बिहेवियर। पता ही है सबको, कौन शो करता है, पहला एलिमेंट शो करता है फ्लोरीन शो करता है।
फ्लोरीन का एनालोगस बिहेवियर अगर आपको लिखना हो तो क्या रहेगा, ये अलग से ही मैं बता देती हूँ, 7th प्रॉपर्टी हम दूसरी ले लेंगे। इसका एनामोलस बिहेवियर AB, तो वो क्या रहेगा, स्मॉल साइज, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके बाद वैकेंट, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलते जुलते हैं, आपने नाइट्रोजन में भी देखा होगा, यही कुछ था करके, है ना। तो ये एनामोलस बिहेवियर किसका है, फ्लोरीन का है। 7th हम यहाँ पे देख लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अभी मैंने बताया था, ठीक है, क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो होती है फ्लोरीन से लेकर एस्टेटाइन डिक्रीज होती है, ठीक है, एरो नीचे की तरफ। फिर एक और होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी ये भी बताया मैंने। इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम टू टेंडेंसी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एस्टेटाइन की तरफ डिक्रीज होती है। ये कुछ क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी 17 ग्रुप की एलिमेंट्स की। आई होप इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं, इसमें फ्लोरीन के कंपाउंड्स ज़्यादा बनाने को नहीं दिए गए हैं, ना ही इतना ज़्यादा फ्लोरीन का कंपाउंड्स पाया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के कंपाउंड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लोरीन से बनता है हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि क्लोरीन को कैसे बनाया जाता है, देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके यूजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन का ज़्यादा नहीं बताया गया है, क्लोरीन पढ़ना है हमें। Cl के बारे में देखेंगे, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, क्लोरीन कैसे बनाया जाता है, MOP, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या अगर हमें क्लोरीन बनाना है तो जनरली अगर हम बनाएंगे तो हम पहला ले लेते हैं जैसे ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब जैसे कि MnO2 है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, HCl से। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड बनता है, साथ में आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल। ये याद रखिएगा, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। मैं सिर्फ अभी आपको रिएक्शन बता रही हूँ। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, हमें चाहिए क्या, मेन कंपाउंड क्लोरीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बना रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स का यूज़ करना है जिसमें क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट हो और उनका ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन मतलब उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराना जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं वाटर के साथ, ब्लीचिंग CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस, उसके बाद और क्या निकल सकता है, हाइड्रोजन है तो HCl भी निकल सकता है, ठीक है ना, HCl भी बन सकता है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। लैब में बनाना है, सेकंड लैब मेथड में क्या होगा, लैब मेथड में जनरली एक ही यूज़ किया गया है यहाँ पे, KMnO4, इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। कंपाउंड्स के नाम याद होने चाहिए आपको। पोटेशियम परमैग्नेट की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है KCl, MnCl2 और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल प्लस मिलती है क्लोरीन गैस, ठीक है। यहाँ से हमें क्लोरीन मिल जाएगा, Cl2 या Cl मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप। अगर देखें तो यहाँ पे 2 नहीं 2 8 कुछ इस तरीके से ही है, 2 है सॉरी, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा। तो लैब मेथड में पोटेशियम परमैग्नेट की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई, KCl MnCl2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और हमें क्लोरीन गैस मिलेगी, ये लैब मेथड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको 2 दी गई हैं, एक दी गई है डेकन्स प्रोसेस, ठीक है, और एक दी गई है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, दोनों बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और एक डेकन्स प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में क्या होता है, डेकन प्रोसेस में जनरली हम क्या करते हैं, HCl लेते हैं, और वो भी कैसा लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो वाटर का कुछ मॉलिक्यूल्स बनता है प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। डेकन प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है CuCl2 और टेम्परेचर रखा जाता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। CuCl2 क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, नाम है इसका क्यूप्रस क्लोराइड। When the concentrated HCl react with oxygen in the presence of cuprous chloride catalyst at 400 to 500 degree Celsius, then it forms water and chlorine gas. This is the Decans process, ठीक है, ये इतनी ही है Decans process, इसमें आपको हाई लेवल पे कोई प्लांट लगा के नहीं बताया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लेते हैं कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। NaCl सॉल्यूशन लिया जाता है, साथ में इलेक्ट्रोलिसिस है तो ओब्वियसली इसमें कैथोड और एनोड आएंगे, और वाटर, 2 ही चीज़ लेते हैं, एक कंसनट्रेटेड NaCl लेते हैं और वाटर लेते हैं। इसमें 3 कंपाउंड्स बनते हैं, एक बनता है NaOH प्लस बनता है हाइड्रोजन गैस प्लस बनती है क्लोरीन गैस। जितना भी NaOH रहता है वो जाके, NaOH मतलब कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH मतलब कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो ये सारा जो है कास्टिक सोडा या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। जब भी हम क्या करेंगे, ऐसे कंटेनर लिया हमने, इसमें NaCl सॉल्यूशन भर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दी इलेक्ट्रिसिटी से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, ये कैथोड हो गई आपकी, ये एनोड हो गई। यहाँ पे NaOH आके आपका पूरा एग्रीगेट हो जाएगा, साथ में कुछ हाइड्रोजन गैस बनेगी, और यहाँ पे एनोड पे जितनी भी क्लोरीन रहेगी ये एनोड पे आके डिपॉजिट हो जाए, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये कुछ क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी किसकी, क्लोरीन की। अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वही अभी हमने देखा, पहली तो यही रहेगी कि ये येलो कलर की होती है, सॉरी ग्रीनिश येलो होती है, कैसी होती है, ग्रीनिश येलो, ठीक है, और साथ में ये कैसी होती है, ऑर्डर लेस नहीं होती, ये पंजिएंट होती है, हाईली पंजिएंट होती है, सफोकेटिंग होती है, ठीक है, सफोकेटिंग मतलब इससे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये कैसी है, पॉइजनस है, मतलब ज़्यादा इसके कांटेक्ट में रहते हैं हम तो हमें कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, हेडेक, इस तरीके की बीमारियां होने, मतलब सिम्टम्स होने के चांसेस रहते हैं क्लोरीन गैस के उसमें। फिर इसके बाद ये स्लाइटली या स्प्रिंगली, ठीक है, स्लाइटली या स्प्रिंगली सॉल्यूबल रहती है इन वाटर, और जब ये क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है तो इससे बनता है क्लोरीन वाटर, ठीक है, इसको बोला जाता है क्लोरीन वाटर। फिर फिफ्थ, ये 2.5%, ठीक है, या फिर आप 2.5 उसके रेशो में लेके चलो तो हैवियर होती है देन एयर, मतलब एयर से ये 2.5 गुना ज़्यादा भारी होती है। ये क्या थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन काफ़ी सारी है। सबसे पहले हम जैसे देखते हैं वही मेटल, नॉन मेटल, इस तरीके से ले लेते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स ले लेते हैं, मतलब क्लोरीन का मेटल्स पे क्या रिएक्शन होता है। मेटल में हम सोडियम ले लेते हैं, पोटेशियम, उसके बाद आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कितने सारे हैं, है ना, कोई भी ले सकते हो आप।
आपको बस कंपाउंड पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या बन रहा है, ठीक है। Cl2 सबकी रिएक्शन करा देते हैं। NaCl बनेगा, ओब्वियसली बैलेंस कर लो, 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ 2 लगा दो। फिर KCl बनेगा, नाम पता है ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये FeCl3 आयरन क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। इस तरीके से आपको रिएक्शन विथ मेटल ऐसे तो लिखनी है, मैंने 50 बार बोला है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मत लिख दीजिएगा। मेटल्स में आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल के नाम लिखेंगे एंड देन फिर उनका नेमिंग करते हुए कंपाउंड का भी नेमिंग नॉमेनक्लेचर करेंगे कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड, प्रॉपर नाम लिखते जाना है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से नाम लिखते जाइएगा। फिर सेकंड हम लेते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल, ऐसे ही लेते आते हैं हम। नॉन मेटल में फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सबकी क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा दें, क्या बनेगा, PCl हमेशा क्या बनाता है, PCl5, यहाँ बनेगा S2Cl2 सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है, ये बनेगा HCl, ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड्स बनेंगे, इन सब के नाम लिखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद वाटर से रिएक्शन करा के देखें अगर, तो वाटर में क्या होगा, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है कौन, क्लोरीन गैस, ये हमेशा करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब लाइट थोड़ी सी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ये HCl बनाता है प्लस क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। ये रिएक्शन जनरली लीव्स में भी पाई जाती है, वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है क्लोरीन की, वाटर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। अब फोर्थ ले लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन हो गई, एल्कली के साथ, एल्कलीज पता है ना, एल्कलीज क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं एल्कलीज। मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड दैट इज नोन एज एल्कलीज, ठीक है। तो एल्कलीज के साथ करा लेते हैं, एल्कलीज में हम ले लेते हैं जैसे NaOH KOH, ठीक है। अच्छा ये दोनों कैसे हैं, हम लेते हैं पहले इनको कोल्ड, इसको हॉट में भी लेके देखेंगे, इसको कोल्ड में भी लेके देखेंगे। एल्कलीज में क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये कोल्ड फॉर्म में भी होते हैं और हॉट फॉर्म में भी होते हैं। तो क्लोरीन गैस का हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कर देंगे, डाइल्यूट भी ले लेंगे और कंसंट्रेटेड भी ले लेंगे। तो क्लोरीन गैस यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्लोरीन गैस जो कि कैसी है, डाइल्यूट, और यहाँ पे भी ले लेते हैं क्लोरीन गैस डाइल्यूट, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हीट नहीं करना है, कोल्ड वाले टेम्परेचर पे नॉर्मली रिएक्शन कराना है। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl KCl, ठीक है, और बनता है साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड NaClO, ठीक है, यहाँ बनेगा KClO, इसको बोला जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ये कब हुआ, जब हमने रिएक्शन कैसी रखी, नॉर्मल कोल्ड रखी। अगर यही रिएक्शन को हम कन्वर्ट कर दें किस में, हॉट में, मतलब हीट कर दें इसको, मतलब एल्कलीज को हीट कर दें, तो क्या होगा, NaOH और KOH दोनों कैसे हो गए, हॉट, और यहाँ पे क्लोरीन की क्या कर दी हमने, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये कैसा ले लिया हमने, क्लोरीन गैस कंसंट्रेटेड ले लिया, ठीक है, और दोनों को हीट कर दिया, ठीक है। दोनों कंडीशन बता रही हूँ मैं, मतलब जब क्लोरीन गैस कैसी होती है, इसमें और भी कंपाउंड बनेगा, इसमें आपका H2 वाटर भी बनेगा साथ में, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है कंपाउंड। तो ये नाम कंपाउंड के याद रखिएगा आप जो बन रहे हैं। तो कोल्ड रिएक्शन भी बता रही हूँ मैं एल्केनीज में, मतलब क्लोरीन जनरली जब रिएक्ट करता है तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन देखी जाती है, तो उसमें कंसंट्रेशन में हम कंपाउंड्स हॉट भी ले सकते हैं, कोल्ड भी ले सकते हैं। तो एल्केली हमने हॉट और कोल्ड लेके देखे हैं, हॉट और कोल्ड में दोनों में हीट भी दे रहे हैं साथ में, और गर्म करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है और कौन सा कंपाउंड बनता है। फिर यहाँ पे NaCl, यहाँ पे KCl, प्लस यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनेंगे जो NaClO3 KClO3,
इसको बोलेंगे हम सोडियम क्लोरेट, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। आपका साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थोड़ा सा एल्कली वाली, तो आप याद रखिएगा, जैसे कि क्लोरीन के बारे में लिखने को आता है तो ये रिएक्शन जो है हॉट और कोल्ड वाली ये ज़रूर मेंशन करना, वाटर वाली मेंशन कर देना, मेटल वाली मेंशन कर देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 के साथ देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड आपको पता है और उससे क्या बन रहा है, बस ये इम्पॉर्टेंट है। NH3 की रिएक्शन क्लोरीन गैस से क्या बन सकता है, NH4Cl प्लस, और क्या हो सकता है, NH4Cl ही बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब NH4Cl का मतलब क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, प्लस आप HCl गैस भी निकाल सकते हो, इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। फिर और देखते हैं और क्या कंपाउंड, अगर इसकी रिएक्शन हम हेलोजन से कराएं, रिएक्शन विथ हेलोजन कैसे होगी, हेलोजन से रिएक्शन, ये तो खुद एक हेलोजन है, मैंने बताया था आपको कि ये क्या करता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है, अपने साथ ही अपने फैमिली के साथ ही क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है अपने फैमिली के एलिमेंट्स के साथ। मतलब क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कैसे करेगा, जैसे कि KBr है, ठीक है, KBr की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो ये क्लोरीन को यहाँ से Br को हटा के क्लोरीन खुद आ जाएगा, KCl बन जाएगा, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड ले लें, उसकी रिएक्शन करा दें तो हम क्या बना लेंगे, फिर KCl आयोडीन गैस निकाल देंगे। मतलब ये कहलाती है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब खुद ही अपने मतलब फैमिली के एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करके वहाँ पे सेट हो जाना, मतलब रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन, तो उन दोनों ने क्लोरीन गैस को रिमूव करके, क्लोरीन गैस ने इन दोनों को रिमूव करके खुद आ गया, कंपाउंड बना लिया और दोनों को रिलीज कर दिया। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स वीक रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है एक तरीके से। फिर इसके बाद और देखें अगर हम सेवंथ, काफ़ी सारी रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन विथ हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं, हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है चैप्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे आपका CH4 मीथेन, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होगी। मीथेन जनरली कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में सनलाइट भी प्रेजेंट होएगी, सनलाइट की प्रेजेंस में करा लेते हैं। CH3Cl प्लस बनेगा आपका क्या, HCl। CH3Cl को बोला जाता है मीथेन क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, मिथाइल क्लोराइड ही बोलेंगे इसको बोलेंगे आप मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर इथीन के साथ करा दें C2H4 के साथ तो क्या होगा, तब बनेगा आपका C2H3Cl, 2 Cl लगा दो यहाँ पे, Cl2 प्लस HCl, ठीक है। इस तरीके से इसका कंपाउंड जो बनेगा CCHH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 लगाने, क्लोरीन एक क्लोरीन, बैलेंस हो गई 1 2 3 4। यहाँ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोला जाता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड्स ऐसे नॉमेनक्लेचर हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब ये तो थी क्या इसकी रिएक्शंस, किसकी, क्लोरीन की। अब इसके आते हैं हम यूजेस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस में इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं। सबसे पहले तो DDT नाम सुना होगा आपने, ठीक है। DDT क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो मतलब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है DDT वगैरह बनाने में। फिर एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे एक्सप्लोसिव एक यूज़ की गई थी, मस्टर्ड गैस करके नाम है, मस्टर्ड गैस। ये जो यूज़ की थी ये किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसका यूज़ किया गया था, ये एक्सप्लोसिव गैस थी, ठीक है। इसके बाद इसका
ब्लीचिंग की तरह भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट है। एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रह गई है, वो भी मैं बताती हूँ। ब्लीचिंग एजेंट मतलब ये क्या करता है, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस, तो ये क्या करता है, जो कलर कंपाउंड होता है उसको कलरलेस कर देता है, तो इसलिए इसको ब्लीचिंग एजेंट भी बोला जाता है। इसका ब्लीचिंग एजेंट में जैसे हम यूज़ करें तो डाइज बनाने में, ठीक है, और पेपर बनाने में, जो नॉर्मल हमारे पेपर होते हैं उसमें, न्यूज़पेपर, वुड हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इन सब जगह क्लोरीन का बहुत ज़्यादा अधिकतर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ, इसका यूज़ जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम ले लेते हैं गोल्ड के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है। गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें क्लोरीन गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर और भी इसके मतलब काफ़ी यूज़ हैं अगर देखा जाए तो। इसका CCl4 आपने नाम सुना होगा। CCl4 बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म आपको पता है ना कहाँ यूज़ करते हैं हम, मेडिकल इंडस्ट्री में क्लोरोफॉर्म का बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और देखा जाए तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, आप बुक से देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बस याद रख लीजिएगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन वाली, मतलब अगर आप चाहो तो टोटल आपकी 8 हो जाएंगी, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत छोड़िएगा आप। ब्लीचिंग वाली, ठीक है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट कैसे होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट ये इम्पॉर्टेंट है। जब ये क्या करता है H2O किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है आपका HCl बनाता है, साथ में ये बनाता है ऑक्सीजन। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसको मैंने बताया था, इसको बोला जाता है क्या, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या बनाता है, जब भी नॉर्मली वाटर के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर हम क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड लेते हैं, कलर्ड मैटर लेते हैं या कलर्ड कंपाउंड लेते हैं, उनके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है और कंपाउंड को कैसे कर देता है, कलरलेस, मतलब ब्लीच कर देता है। जैसे कि जो आपने देखा होगा, फेम नाम सुना होगा, गर्ल्स को पता होगा, कलरिंग एजेंट होता है, हम लोग बाल को कलर करते हैं, वो भी आपने सुना होगा, कलरिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरीन गैस ही यूज़ की जाती है, वाटर के साथ क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है। और पहले बाल हो गए या स्किन हो गई, स्किन पे भी किया जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्रीम्स वगैरह आते हैं जो कि क्या होते हैं, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, उनमें क्या कहते हैं आपका ब्लीचिंग एजेंट मिला होता है, जो कि क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है, मतलब उस कुछ समय के लिए उसके कलर को क्या कर देता है, वो कलरलेस कर देता है। लेकिन ये क्या होता है, ये होता परमानेंट है, क्लोरीन के साथ जब होगा तो परमानेंट होगा, लेकिन टेम्परेरी के लिए एक कंपाउंड और यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है SO2, ठीक है। मतलब ब्लीचिंग एजेंट काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन परमानेंट होता है कौन सा, परमानेंट होता है आपका क्लोरीन। मतलब कुछ समय के लिए अगर किसी चीज़ को कलरलेस करना है तो हम जैसे SO2 ले लेंगे, SO2 भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन हमेशा के लिए उसको कलरलेस करना है, परमानेंट करना है उसको, तो हम क्या लेंगे, क्लोरीन गैस लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई क्लोरीन गैस इज यूजिंग एज ए ब्लीचिंग एजेंट, इट एक्ट एज ए परमानेंट बट SO2 नॉट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि SO2 जो रहता है वो कुछ समय के लिए कंपाउंड्स को करता है क्या, कलरलेस करता है, ब्लीच करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ये कहलाता है एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन का काम करता है। और ब्लीचिंग एजेंट ये परमानेंट इसलिए होता है, ये टेम्परेरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये परमानेंट के लिए किया जाता है। ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लीजिए इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, हमेशा के लिए कलरलेस कर देता है क्लोरीन, और SO2 जो रहता है वो टेम्परेरी के लिए करता है। कुछ समय बाद जो कलरिंग कंपाउंड है जिसका कलरलेस किया इसने,
तुरंत ऑक्सीजन से, मतलब तुरंत तो नहीं, कुछ समय बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ समय बाद वो वैसे ही हो जाता है जैसा उसका नेचुरल कलर था। जैसे कि हम अपने हेयर्स को लेंगे, हेयर को अगर हमें परमानेंट कलरलेस करना है तो हम क्लोरीन से करेंगे। वहीं अगर हम ब्लीचिंग करेंगे किससे, SO2 के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो वो क्या होगा, 1-2 महीने रहेगा कलरलेस, लेकिन उसके बाद फिर जो नेचुरल कलर रहेगा उसका कलर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। तो इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि SO2 जो रहता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और कुछ समय बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर से बना लेता है कंपाउंड, SO2 बना लेता है। लेकिन क्लोरीन जो रहता है वो वाटर में फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकता और ना ही क्लोरीन गैस बना सकता है। क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन रहती है, सिंगल रहती है। नेसेंट ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहती। जब भी ये सिंगल रहेगी तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ये स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। और स्टेबिलिटी के लिए इसको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, किसी और कंपाउंड से रिएक्शन करनी होती है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन वाला जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अब हम क्लोरीन का एक कंपाउंड देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक तरीके से जैसे H2SO4 इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, उस पर हमने देखा था सल्फर वाले उसमें ग्रुप में 16 ग्रुप में, ऐसे ही HCl इसमें इम्पॉर्टेंट है 17 ग्रुप में। तो अब वो देखेंगे। यहाँ तक में आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है या जो भी टर्म आपको क्लियर नहीं हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा आप। और मतलब व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप और टेलीग्राम भी कर सकते हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे HCl अपना। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।